नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। जिस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, तुरंत वीडियो लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीते 8 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर से बसाया, भाजपा से केजरीवाल ने पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर कश्मीरी पंडितों के पलायन पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को सवाल किया कि पार्टी ने उनमें से कितने लोगों को घाटी में फिर से बसाया है। उन्होंने एक बार फिर सुझाव दिया कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर अपलोड किया जाना चाहिए और इससे अब तक की हुई कमाई को कश्मीरी पंडितों के कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने बीजेपी से पूछा कि क्या भाजपा ने पिछले 8 सालों में एक भी कश्मीरी पंडित परिवार को घाटी में बसाया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और हम मांग करते हैं कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड किया जाए और इससे कमाए गए पैसे को कश्मीरी पंडितों के कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दें दोस्तों कि केजरीवाल ने गुरुवार को विधानसभा में पहली बार ये सुझाव दिया था। उन्होंने फिल्म को कर मुक्त बनाने के कदम की आलोचना की थी और फिल्म निर्माता को सुझाव दिया था कि अगर सस्ते में ही दिखाना है तो फ्री में ही दिखा दो, यूट्यूब पर सिनेमा को अपलोड कर दो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वक्त आ चुका है एक बड़े खुलासे का। तेज प्रताप यादव ने फोड़ा ट्वीट बम, चेतावनी दे रहे हैं लालू के लाल। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव फिर एक बार सुर्खियों में हैं। तेज प्रताप ने एक ट्वीट करके फिर से आरजेडी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तेज प्रताप ने ट्वीट करके नसीहत दी है, साथ ही किसी बड़े खुलासे का जिक्र भी किया है और लिखा कि वक्त आ चुका है एक बड़े खुलासे का। जल्द उन सभी चेहरों से नकाब उतारूंगा जिन्होंने मुझे ना समझने की भूल की। वहीं तेज प्रताप यादव के ट्वीट के बाद अब आरजेडी में ही सबसे अधिक खामोशी है। बता दें कि तेज प्रताप यादव अपने ही दल के कई नेताओं और परिवार के बेहद करीब रहने वालों से नाराज चल रहे हैं और इससे पहले भी कई बार तेज प्रताप आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं से आमने सामने हो चुके हैं। हालांकि उनके इस ट्वीट के अभी कई मायने निकाले जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट के आने के बाद इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट को 120 से ज़्यादा लोगों ने रीट्वीट किया है और इसमें कई लोगों ने उनका साथ भी दिया है। चेतावनी ने कुछ चेहरों को बेनकाब करने की बात कही है और इस ट्वीट से अब को एक बार आगाह कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राबड़ी देवी का नीतीश कुमार पर जोरदार हमला, बोली मोदी के चरणों में गिर गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री। जी दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मजबूरी की वजह से लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों पर गिर गए हैं। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में ये टिप्पणी की। नीतीश शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे। भव्य समारोह के दौरान नीतीश के बॉडी लैंग्वेज को लेकर तरह तरह की चर्चाएं जारी हैं। नीतीश के हाथ जोड़कर और कमर के बल झुककर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए उनकी तस्वीर को विपक्ष ने एक मौके के रूप में लपक लिया है और विपक्ष का तर्क है कि नीतीश की बॉडी लैंग्वेज भाजपा के सामने उनकी आत्मसमर्पण को दर्शाता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी अपने आप बंद हो जाएंगी, प्रियंका चतुर्वेदी ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से आगामी चुनावों की तारीखों की घोषणा करने की अपील की है। चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तेल के दाम में डीरेगुलेशन से रेगुलेशन मोड में आ जाएगा और इससे देशवासियों का ईंधन की कीमतों में लगी आग में राहत मिलेगी। और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चुनाव इज इक्वल टू ईंधन मूल्य, कोई वृद्धि नहीं। तो दोस्तों, अगर पेट्रोल डीजल के दाम को रोकना है तो चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान कर दे, अपने आप भाजपा दाम कम कर देगी, ऐसा कहना है प्रियंका चतुर्वेदी का। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 साल में मिलेगी 20 लाख नौकरियां, बजट पेश करते हुए बोले वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की सत्ताधारी सरकार आम आदमी पार्टी बजट पेश उसने कर दिया है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह हमारे द्वारा पेश किया जा रहा 8वां बजट है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आए 7 बजट से दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए, बिजली के 0 बिजली बिल आ रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हुआ, सुविधा फेसलेस हो गई और अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। दिल्ली का बजट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी बजट है और इसीलिए इसका नाम रोजगार बजट दिया गया है।
कोविड के पहले के सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया गया, इसीलिए कोविड से हम निपट पाए। मनीष सिसोदिया बोले कि दिल्ली में व्यापारियों के लिए जीरो रेड पॉलिसी लागू है और दिल्ली में कोविड के दौरान बहुत नुकसान हुआ तब भी मदद दी गई। बजट के दौरान मनीष सिसोदिया बोले कि 8वें बजट में व्यापार और लोगों को राहत देने का प्रस्ताव हम लाए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधायकों की पेंशन में कटौती कर 5 साल में 80 करोड़ रुपए बचाए सीएम भगवंत मान और 3 लाख करोड़ के कर्ज में है पंजाब। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की आर्थिक तंगहाली दूर करने के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधायकों से ही सुधारों की शुरुआत कर दी है। उन्होंने पंजाब के वर्तमान व पूर्व विधायकों की पेंशन में कटौती का बड़ा ऐलान किया है। विधायकों के परिवारों को दिए जाने वाले भत्तों में भी कटौती की जाएगी और अब पंजाब के विधायकों और पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी और इसके बाद वो चाहे कितनी भी बार विधायकी का चुनाव जीत चुके हों। पंजाब की आर्थिक स्थिति बदहाल है और राज्य के ऊपर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भी इसका जिक्र किया था और केंद्र सरकार से 2 साल तक सालाना 50,000 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज पंजाब को देने की मांग की थी। विधायकों की पेंशन में कटौती का फैसला लेने के बाद भगवंत मान ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए की रकम अब पंजाब के लोगों के हित में खर्च होगी। 6 बार विधायक रही पूर्व सीएम राजेंद्र कौर भट्टल, लाल सिंह, सरवन सिंह के हर महीने 3-3 लाख से ज़्यादा रुपए पेंशन मिलते थे और अब यहां पर जबरदस्त कार्रवाई की है सीएम भगवंत मान ने और अब 3 लाख करोड़ के कर्जे में डूबे पंजाब को 80 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी कैबिनेट से कई मंत्रियों की हुई छुट्टी, यूपी सरकार में अब नहीं दिखेंगे ये चेहरे, कई दिग्गजों को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आज से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का आगाज हुआ और इसी के साथ देश के सबसे बड़े सूबे में योगी राज पार्ट 2 का आगाज हो जाएगा। पिछले 37 साल में ये पहली बार होगा जब एक ही मुख्यमंत्री दोबारा पद संभालने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर बड़ा सियासी भूचाल आ गया है और बड़े दिग्गजों का पत्ता कट चुका है उत्तर प्रदेश में। और इसमें जो सबसे जरूरी नाम है वो है पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से कई पुराने दिग्गज नेताओं का पत्ता साफ हो गया है। पहली सरकार में डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा, मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन से लेकर बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा तक के नाम इसमें शामिल हैं जिनका पत्ता कट गया है। वहीं कई पुराने नामों को फिर से कैबिनेट में मौका मिला है। इनमें केशव प्रसाद मौर्य, सूर्य प्रताप शाही समेत कई जैसे बड़े नाम हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब जबरदस्त सियासी भूचाल देखने को मिल सकता है क्योंकि कई दिग्गजों का पत्ता भाजपा ने साफ कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। अखिलेश यादव ने कसा भाजपा पर तंज। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि नई सरकार को बधाई है कि वो समाजवादी पार्टी के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। योगी सरकार में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। बता दें कि इस स्टेडियम का निर्माण अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ था। बाहर से मुगल आर्किटेक्ट वाला और अंदर से खेलों के लिए सभी सुविधाओं से ये स्टेडियम लैस है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि फिर से उत्तर प्रदेश से आ रही है। ट्रैफिक जाम में फंसी रह गई उमा भारती, पुलिस की भूल के चलते योगी के शपथ समारोह में नहीं। यूपी की राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता लखनऊ पहुंचे थे। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंची थी। हालांकि उमा भारती शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नजर नहीं आई। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने अब ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच पाने की वजह बताई है और योगी सरकार की सफलता की कामना की है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि उमा भारती ने ट्वीट कर कहा है कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में
शामिल होने के लिए लखनऊ आई और उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन की छोटी सी भूल के चलते शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन स्थल तक नहीं पहुंच सकी और ट्रैफिक जाम के कारण कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सकी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में फिर उठा जातीय जनगणना का मुद्दा, आरजेडी ने सीएम नीतीश पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच फिर एक बार विपक्ष की ओर से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है और पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने शुक्रवार को कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में प्रश्न पूछा था कि बिहार सरकार जातीय जनगणना कब करवाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से सदन में जवाब नहीं दिया गया। स्पीकर की ओर से सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं आलोक मेहता ने कहा कि सीएम नीतीश बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम मोदी से मिले थे। बैठक में उन्होंने जातीय जनगणना की मांग की थी। केंद्र सरकार की ओर से संसद में कहा गया था कि जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा था कि बिहार सरकार खुद से जातीय जनगणना कराएगी, लेकिन काफ़ी समय बीत गया और नीतीश इस मुद्दे पर शांत हो गए। वो जातीय जनगणना नहीं करा रहे।